हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो एक क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल देना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या तीनों है। इस टाइप से आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में एग्जाम्पल के लिए पूछा जा सकता है कि आप कोई भी एग्जाम्पल देके हमें बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें सोल्व करना आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ओके, आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है, इन पांचों के लिए एक एक एग्जाम्पल देना है जो इस कंडीशन को वो फॉलो करे। तो मैं कॉमन इन पांचों रिलेशन के लिए एक सेट मान लेता हूं कि वो सेट A1 2 3 होगा, है ना। अब इस सेट के लिए मुझे एक रिलेशन लिखना है ना। तो रिलेशन हम डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे उस रिलेशन को। ओके, तो अब आपको एक ऐसा रिलेशन, देखो अभी तक अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन पता है देन आपको एग्जाम्पल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि डबलेट फॉर्म बनना चाहिए और सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट फॉर्म बनना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर ए बी है तो बी ए बी बनना चाहिए, और ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए बी से रिलेशन में है एंड बीसी भी रिलेशन में है तो एसी रिलेशन में होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। ये हम वहाँ पे चेक करते थे। तो अब उसी का हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और उन ऑर्डर्ड पेयर से हमें ये बताना है कि वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जो सिमेट्रिक हो, है ना। अच्छा, जो भी एलिमेंट लिखूंगा वो मैं इस सेट से लिखूंगा कि मान लो कि लेट जो सेट होगा वो सेट A1 2 3 होगा। अब आप इसके लिए एक रिलेशन दोगे कि R एक रिलेशन है ना, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले अगर सिमेट्रिक हो तो अगर AB है, मतलब अगर AB है तो BA होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, मतलब आपको डबलेट फॉर्म नहीं लिखनी है, और ट्रांजिटिव भी नहीं हो। तो अगर ये AB है और अगर ये BC है तो AC क्या होगा 1 1, तो आप 1 1 भी मत लिखो, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आप इसमें डबलेट फॉर्म भी मत बनाओ तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, और आपने AB लिखा और उसका BA लिख दिया तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि AB है तो BA दिया, BA भी है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि डबलेट फॉर्म नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि अगर आप इसको AB मानते हो और अगर इसको BC मानते हो तो AC 1 1 होता है जो कि इस रिलेशन में नहीं है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। फिर से आपने एक सेट A1 2 3 ले लिया, है ना। फिर से आपने एक सेट A1 2 3 ले लिया। अब आपको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है ना, ये ट्रांजिटिव है। तो आप ऐसे दिखा दो कि 1 2 ले लिया आपने, 2 3 ले लिया, और अगर आपने इसको AB लिखा, इसको BC लिखा तो AC 1 3 आएगा, तो आप 1 3 लिख दो इसमें, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिटिव है ना, देखो ये AB है और ये BC है तो AC 1 3 है तो 1 3 आ रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो आप डबलेट फॉर्म मत लिखो, और सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना है। तो अगर आप इसको AB मानते हो तो BC 2 1 है तो 2 1 इसमें आप लिख ही नहीं रहे हो, तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि अगर ये AB है, ये BC है तो AC 1 3 इसमें है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव नाइदर रिफ्लेक्सिव, मतलब इसमें डबलेट फॉर्म नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है तो 2 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी नहीं, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए आप थर्ड पे, रिफ्लेक्सिव। तो आप सबसे पहले तो आप सेट A1 2 3 मान लीजिए, ओके, सेट आप A1 2 3 मान लीजिए। उसके बाद अब आपको जो रिलेशन लिखना है वो रिफ्लेक्सिव लिखना है। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, मतलब आपके सेट में कितने एलिमेंट है? 3, तो सबकी डबलेट फॉर्म लिखोगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव है। अब बोल रहा है एंड सिमेट्रिक, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ही सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि अगर ये AB है तो इसका उल्टा BA भी 1 1 होगा, अगर ये AB है तो इसका उल्टा BA भी 1 1 होगा, अगर ये AB है तो इसका उल्टा BA भी 3 3 होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। और ये ट्रांजिटिव भी है
क्यों है? क्योंकि ए बी है तो बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं होगी। अगर ये ए बी है तो बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं होगी। ये ए बी है तो बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं होगी। तो ये तीनों हो रहा है। ये जो डबलेट फॉर्म है ये रिफ्लेक्सिव भी दिखा रहे हैं क्योंकि सारे की डबलेट फॉर्म आ गई। सिमेट्रिक भी है क्योंकि अगर ये ए बी है तो बी ए बी, इन्हीं का उल्टा यही होगा। और ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी की बात नहीं करेंगे तो ट्रांजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रिफ्लेक्सिव, तो ठीक है। सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है। तो ट्रांजिटिव नहीं दिखाना, इसके लिए आपको कुछ और लिखना होगा। तो आप सिमेट्रिक के लिए भी ऐसा लिख दो कि 1 2 है और 2 1 है तो अभी भी सिमेट्रिक है ये, है ना, क्योंकि ए बी है बी सी है, ए बी है तो बी ए बी है तो ये सिमेट्रिक भी है। अब आपको दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं हो, है ना, तो आप ऐसा एक ऑर्डर पे लिख दो कि 1 3 लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो? 1 3। और अगर आप इसको ए बी मानते हो और अगर इसको बी सी मानते हो तो ए बी है बी सी है तो ए सी क्या होगा? ए सी होगा 2 3। 2 3 इसमें कहीं है क्या? नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट ये 1 3 है तो इसका 3 1 भी तो होना चाहिए ना, तभी तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, है ना। जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। जैसे इसका तो यही होगा, 1 2 का 2 1 दिया हुआ है, 1 3 का 3 1 दिया हुआ तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव ये तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा बट 1 2 और 2 1 का 1 1 यहाँ है। अब 1 3 और 3 1 लिखोगे और आप इन दोनों का चेक करो, किस किस का? इन दोनों का, 2 1 और 1 3 का। तो ए बी और बी सी, तो ए सी क्या आएगा? 2 3। 2 3 इसमें है क्या? नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, फोर्थ आ जाओ, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले तो सेट ए 1 2 3 है, ठीक है, सेट ए 1 2 3 है। अब आप इसका बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट फॉर्म आएगी, तो 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये ट्रांजिटिव भी है, अगर हम यहीं पे छोड़ते हैं तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। तो अब हमें थोड़ा चेंज करना होगा ताकि ये सिमेट्रिक नहीं बने। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अगर मैं यहाँ 3 1 लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ 3 1 लिख देता हूँ तो देखो यहाँ पे तो ए बी है तो बी सी नहीं है तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ ए बी है बी सी नहीं है तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ये ए बी है और अगर ये बी सी है तो ए सी क्या बन रहा है? 3 1, मतलब यही बन रहा है। तो अभी तक तो ट्रांजिटिव है बट 3 1 है। अगर यहाँ 3 1 है तो अगर ये ए बी मानते हो, अगर इसको ए बी मानते हो तो इसका बी ए क्या बनेगा? 1 3। क्या 1 3 इसमें है क्या? नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर इससे हम ट्रांजिटिव चेक करें तो कि अगर ये ए बी और अगर ये बी सी हो तो ए सी क्या बनेगा? 3 1, फिर से वही आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव है। देखो रिफ्लेक्सिव डबलेट फॉर्म है, ट्रांजिटिव, ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी इफेक्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे 3 1 बन रहा वही आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 3 1 का उल्टा 1 3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। चलो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप डबलेट फॉर्म मत लिखो, क्या मत लिखो? डबलेट फॉर्म मत लिखो, है ना। तो सिमेट्रिक है तो आप ऐसे लिख दो कि 1 2 है और 2 1 है ना। अब 1 2 और 2 1 है, अगर आप इसको ए बी और अगर देखो 1 2 और 2 1 है ना, 1 2 और 2 1 है, ठीक है। अब अगर आप इसको ए बी और इसको बी, अगर ये ए बी है तो ये बी ए हो रहा है, तो अभी तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए कि ये ए बी और अगर ये बी सी होता है तो ए सी 1 1 चाहिए, तो ये 1 1 लिख दो। अब देखो ये सिमेट्रिक भी हो रहा है, ये ए बी है तो इसका बी ए ये हो रहा है, और अगर ये ए बी है तो इसका बी ए यही है, तो ये सिमेट्रिक है। ओके, और ट्रांजिटिव कैसे? ये ए बी और ये बी सी तो ए सी 1 1, तो ये ट्रांजिटिव भी है। और रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 ही आया, 2 2 और 3 3 भी चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो ऐसे हमें एग्जाम्पल देना। अब जरूरी नहीं है कि बेटा यही आप एग्जाम्पल दो। बहुत सारे बच्चे क्या है कि सर ने लिखाया है हमें यही देना, ऐसा नहीं है। आप सेट चेंज करो, आप ऑर्डर, आप सेट चेंज करो, आप रिलेशन चेंज कर दो, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर इनको सोल्व किया है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके सो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा, मेरा आधा बोर्ड तो क्वेश्चन में ही भर जाएगा, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक में पढ़ेंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप भी सुनेंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो एक रिलेशन आर है वो सेट ए से ए में डिफाइंड है, और जो सेट ए है वो है पॉइंट्स इन ए प्लेन। ओके तो पॉइंट्स इन ए प्लेन सेट ए दिया गया है, गिवन बाय रिलेशन आर द सेट ऑफ ऑल P, Q such that distance of the point P from the origin, है ना, distance of the point P from the origin is same as the, same मतलब equal, इस तो मैंने equal लिख दिया कि distance of the point Q from the origin, ओके इज एन इक्वलेंस रिलेशन, आपको उसको इक्वलेंस रिलेशन शो करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो ये सॉल्यूशन चल रहा है बेटा, ठीक है, तो आप लेट कि O यहाँ पे ओरिजिन है, तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखें तो कैसे लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल P, Q, अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन O है तो ये डिस्टेंस OP हो जाएगी, मतलब OP इज इक्वल टू OQ, है ना। ओरिजिन को अगर आपने P ले लिया तो डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट P से ओरिजिन की OP डिस्टेंस होगी ना, ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OQ हो गया अगर हमने ओरिजिन O ले लिया तो, ठीक है। अब हमें बात करनी कि ये एक इक्वलेंस रिलेशन है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है कि डबलेट फॉर्म उस रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A, है ना, अभी सेट A है तो मैंने सेट A लिख दिया, इसका मतलब है कि हमारा जो पॉइंट P है तो P, P बिलोंग्स टू R, है ना, अगर ये रिलेशन R से है तो इसका मतलब होगा कि OP इक्वल्स टू OP, OP इक्वल्स टू OP, है ना, OP इक्वल्स टू OP। तो आप मुझे बताओ कि किसी प्लेन में ये ओरिजिन है और एक ये पॉइंट P है ना, तो ये इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस यही तो रहेगी OP, ये डिस्टेंस इसी के तो इक्वल होगी, ये डिस्टेंस इसी के तो इक्वल होगी, इसका मतलब है कि सारी डबलेट फॉर्म जितने भी पॉइंट होंगे अगर आप OP लिखोगे तो ये डिस्टेंस इसी के इक्वल आएगी, मतलब ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, क्योंकि ये इसमें रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर AB बिलोंग्स टू R है तो ये इम्प्लाइज करता है कि BA भी R में होना चाहिए, तब ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है ना। तो AB मतलब PQ, तो PQ बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है, PQ बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है कि OP इज इक्वल टू OQ, कंडीशन देखो ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, तो OP इज इक्वल टू OQ आएगा। अब आप चेक करोगे कि 4QP, तो अगर आप QP के लिए चेक करने जाओगे तो वो क्या आ जाएगा, OQ इज इक्वल टू OP, तो एक ही तो बात है, OP इज इक्वल टू OQ या OQ इज इक्वल टू OP, डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना। अब अगर देखो ये 5 सेंटीमीटर है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो 5 है, तो ये 5 है भाई, बात तो एक ही है ना, डिस्टेंस तो इक्वल ही एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हुआ कि QP इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक, ठीक है, तो R क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रांजिटिव की, किसकी बात करें, ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव कैसे देखोगे बेटा आप, ट्रांजिटिव आप चेक करते हो कि अगर AB R से बिलोंग करता है एंड BC भी R से बिलोंग करता है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि AC भी R से बिलोंग होना चाहिए, तब वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो हम सबसे पहले PQ के लिए लिखेंगे कि PQ बिलोंग्स टू R, है ना, PQ बिलोंग्स टू R, तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, PQ बिलोंग्स टू R के लिए क्या लिखोगे कि OP इज इक्वल टू OQ, यही तो लिखोगे, है ना, कंडीशन तो यही है कि OP इज इक्वल टू OQ। अब आप लिखोगे कि एंड, अब ये तो हो गया, अब आप ये लिखोगे कि मान लो कि एक पॉइंट T होगा तो QT बिलोंग्स टू R, है ना, ये तो सेम रखना है ना, तो ये क्या आ जाएगा, OQ इज इक्वल टू OT। अब आप मुझे बताओ, अब आप चेक करने जाओगे कि 4PT, है ना, इसी के लिए तो चेक करोगे PT के लिए, तो 4PT चेक करोगे मतलब OP इज इक्वल टू OT, तो क्या ये ट्रू है क्या, OP OQ को इक्वल है और OQ OT के इक्वल है, मतलब OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OT होगा, तो क्या OP और OT भी तो इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे
कि PT इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। तो नीचे एक लाइन लिखोगे, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि आपने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बता दिया है, तो ये एक क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब आपको जो अगला बताना है उसने फर्दर आपसे पूछा है, फर्दर वो बोल रहा है ना, बेटा आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं अभी इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्दर वाला पार्ट आपको बताना है। फर्दर वो आपसे ये बोल रहा है कि further show that the set of all points related to a point P, 0,0 is the circle passing through P with origin as center, है ना। वो ये कह रहा है आपसे कि एक सर्कल है ना, ये सर्कल का सेंटर है और उस सर्कल पे एक पॉइंट P है। तो ये जो डिस्टेंस होगी पॉइंट, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि ये डिस्टेंस मान लो कि ये P है, तो ये डिस्टेंस भी तो इक्वल होगी सभी। जैसे मान लो ये Q है, ये T है, तो ये सारी डिस्टेंस एक दूसरे की इक्वली तो होती है। तो वो यही बोल रहा है कि आपको ये शो करना है। ओके, तो ये डिस्टेंस इक्वली तो आएगी, आपको पता है ना इक्यू डिस्टेंस होता है ना। ओरिजिन से जो सर्कल पे जो पॉइंट लाइज करते हैं उन सबकी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस होती है। तो वो यही बोल रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस रिलेशन पे, इस सर्कल पे, ऑल पॉइंट्स है ना। और बोल रहा है कि जो P लोगे वो ओरिजिन P लोगे वो 0,0 नहीं है, P सर्कल पे पॉइंट है ना। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ओके, तो यहाँ पे बस अब आपके हिसाब से आप इसमें कोई भी लाइन लिख देना कि P लाइज ऑन द सर्कल, है ना, विथ सेंटर, विथ, है ना, यहाँ यही तो लिखा है ना कि फर्दर शो दैट द, हाँ, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। ओके, तो यहाँ पे लिखा कि P लाइज ऑन द सर्कल विथ सेंटर 0,0। ओके, तो आपको ये दिखाना था, बस वो यही बोल रहा था कि आपको पॉइंट दिखाने हैं जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। ओके, तो ये आपको यहाँ शो करके बताना था। इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। एक रिलेशन सेट ए में डिफाइंड है और जो सेट ए है वो है ऑल ट्राइंगल, है ना। तो आगे लिखता है कि एज आर इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्वलेंस रिलेशन, है ना। वो फर्दर वाली पार्ट जो है वो उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। तो आपको जो रिलेशन आर दिया है वो ए से ए में डिफाइंड है। सबसे पहले तो उसने ये बात हमसे बोली है ना। और जो ए है वो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। जो सेट ए है वो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, है ना। ये है सेट ए जो आपको दिया है, सेट ए है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब जो रिलेशन आर आपको दिया है वो उसने डिफाइन किया है कि द सेट ऑफ ऑल T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, है ना। द सेट ऑफ ऑल T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब आपको ये शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आपको इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है। ओके बेटा, अब आप बोलोगे कि सर सबसे पहले हम इसमें रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? डबलेट फॉर्म, मतलब कि अगर A, बिलोंग्स टू R है ना, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या लोगे, T1 लोगे ना। तो T1, T1 बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T1। तो एक ट्राइंगल अपने खुद के तो सिमिलर होगा ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एक ट्राइंगल अपने खुद के तो सिमिलर ही होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
अब अगर हम बात करें किसकी, सिमेट्रिक की, किसकी बात करें, सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए भी आर से बिलोंग होना चाहिए, है ना। तो अब आप यहाँ देखो, अगर हम T1 कोमा T2 लेते हैं जो कि R से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि T1 इज सिमिलर टू T2, है ना, कि एक ट्राइंगल T1 है वो T2 के सिमिलर है। तो अब आप चेक करने जाओगे फॉर T2 कोमा T1, तो T2 कोमा T1 के लिए कैसे चेक करोगे, यहाँ आने लिखोगे, ये तो चेक करोगे ना। तो T2 कोमा T1 के लिए क्या लिखोगे, T2 इज सिमिलर टू T1। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अब आप मुझे बताओ, T1 T2 के सिमिलर हो या T2 T1 के सिमिलर हो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब है कि T2 कोमा T1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो R यहाँ से क्या है, सिमेट्रिक है। अब अगर हम बात करें किसकी, ट्रांजिटिव की, किसकी बात करें, ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव क्या होता है बेटा कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है ना, एंड बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए सी भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एक कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब तो हमें यहाँ पे लिखना है, बट स्पेस नहीं है, तो मैं आप क्या करना, चलो लिख देता हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले T1 कोमा T2 लिखोगे, तो T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R, ये तो ट्रू है ना। तो T1 इज सिमिलर टू T2, है ना। एंड फिर एक अनदर ट्राइंगल लोगे T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू, ये भी बिलोंग्स टू R होता है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि T2 इज सिमिलर टू T3, है ना। ये दोनों तो ट्रू है क्योंकि ये हमें रिलेशन में दिया रहता है। अब जो हमें चेक करना है वो चेक करना है फॉर T1 कोमा T3, तो इसको कैसे लिखोगे कि T1 इज सिमिलर टू T3। अब ये ट्रू है या नहीं वो आप चेक करो, कैसे, T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, मतलब T1 T2 T3 तीनों एक दूसरे से सिमिलर है ना। T1 T2 के सिमिलर, T2 T3 के सिमिलर, तो T1 और T3 भी तो सिमिलर हुआ क्योंकि तीनों एक दूसरे के सिमिलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो T1 कोमा T3 है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। तो आप क्या लिखोगे, दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो उसने बोला था कि आपको ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है वो शो करके बताना है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब उसने हमसे फर्दर आगे कुछ पूछा है, उस पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं। फर्दर वो हमसे बोल रहा है बेटा कि, पढ़ता हूँ मैं, एक मिनट थोड़ा सब्र करें। हाँ, आगे वो हमसे ये बोल रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। 3 राइट एंगल ट्राइंगल आप कंसीडर करो। तो ठीक है भाई साहब, ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए, है ना। उसने बोला ना कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिए, है ना। ये फर्दर वाला पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 T2 एंड T3। तो इनको आप नाम भी दे दो कि इनका नाम T1 T2 और T3 है, इनका नामकरण भी उन्होंने करके हमें दिया है। तो ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, ओके। हाँ, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। हाँ, अब उसने तीनों को T1 T2 T3 नाम दिया है। वो आगे लिखता है कि T1 है जिसकी साइड है 3 4 5। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बेस को 3, इसको 4 और हाइपोटेनस को 5 ले लेता हूँ, है ना। बेस को 3, परपेंडिकुलर को 4 और इसको हाइपोटेनस को 5 ले लेता हूँ। अब जो T2 है उसकी साइड है 5 12 30। तो जैसे आपने 3 4 5 लिखा उसे ऐसे ही आप 5 12 13 लिखो। वैसे भी आप देख सकते हो हाइपोटेनस है, तो अगर आप 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो √25, तो हाइपोटेनस 5 इसी से तो आएगा। 144 और 25 169 13 इसी से तो आएगा। और अगला जो T3 उसकी साइड है 6 8 10।
ये उसने हमसे करवाया है फर्दर पार्ट में। अब वो आगे बोल रहा है कि विच ट्राइंगल अमोंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। एक बात तो मैं ये बता देता हूँ कि T1, T2 और T3 तीनों सिमिलर है। ये कैसे पता कर रहे हो? क्योंकि तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो सिमिलर है। बट वो बोल रहा है कि रिलेटेड कैसे है ना, ये रिलेटेड कैसे, मतलब ये रिलेटेड कैसे, आपको वो चेक करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? रेशियो चेक करोगे, है ना, रेशियो चेक करोगे। जैसे आप T1 का रेशियो T2 के साथ चेक करो तो 13/5 है ना, हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ चेक करोगे ना, 12/4 और 5/3। क्या तीनों का रेशियो सेम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? जैसे ये कुछ पॉइंट में आएगा, ये अलग आ रहा है, फिर ये भी अलग आएगा, ठीक है, तो अलग अलग आ रहा है। तो T1 का T3 के साथ चेक कर लो, 10/5, 8/4 है ना। देखो 10/5, 8/4 और 6/3। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/10 है ना, 4/8, 3/6, वैसे भी लिख सकते हो। रेशियो ही तो दिखना है ना, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो 10/5 2 आएगा, 8/4 भी 2 आएगा, 6/3 भी आएगा। तो ये 2 मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है के इक्वल, है ना। तो तीनों क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे कि T1 इज रिलेटेड टू T3, है ना। उसने बोला है कि अमोंग T1 एंड T2 एंड T3 में कौन रिलेटेड है एक दूसरे से। तो T1 T2 तो है नहीं, T1 T3 है। अब आप T2 T3 भी चेक कर लो। अगर आप इसको लिखते हो 13/10 है ना, 13/10, 12/8 और 5/6, तो ये भी अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। और आपने T1 T2 चेक कर लिया, T1 T3 आ रहा है, T2 T3 नहीं आ रहा है, तो और कुछ पेयर नहीं बनेगा। तो कौन सा ट्राइंगल किससे रिलेटेड है? T1 इज रिलेटेड टू T3। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे T1 इज रिलेटेड टू T3। ओके, तो ये आपका फर्दर वाला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप ट्राई करना, नहीं तो अगली क्लास में हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आज अपना वर्क अपन रखते हैं। और आप एक बात ध्यान रखें कि अपना वर्क पेंडिंग नहीं रखें, है ना, डेली अपना वर्क करते जाएं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमें टाइम टू टाइम रिवाइज करना रहता है, तो आप थोड़ा इसको बीच बीच में रिवाइज भी करते रहें ताकि ये अपने आपके माइंड में हमेशा रहे, तो आप चीज़ों को भूलो नहीं, ठीक है ना। ये आप कुछ बातों का यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। बाय।